पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मंदिर में गुरु देवो भव परंपरा का निर्वहन करते हुए विधिवत की पूजा अर्चना। आचार्य पद के ब्रह्मणीय महामंत्री विजयनाथ जी महाराज के चरणों में और राष्ट्र महामंत्री जी महाराज के चरणों में प्राप्त करते हुए गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंगलाकारं व्याप्तं वेद चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज परम पूज्य महाराज जी के द्वारा और पूज्य संतों के द्वारा आचार्य द्वय ब्रह्मणीय महामंत्री विजयनाथ जी महाराज आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में आप ही भाग्य विधाता है आप ही भाग्य विधाता है दुनिया मन को रोगी तन को तत्पश्चात अपने पूरे जीवन योगी के रूप में अपना गुरु के रूप में जीवन व्यतीत किया है प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी के द्वारा स्वागत और वंदन। इसके पश्चात आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह द्वारा और गोरखपुर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी द्वारा स्वागत, सभी संतों का भी स्वागत कराएं। आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा की परंपरा व महत्ता के बारे में उपस्थित आगंतुक जनप्रतिनिधि, बीजेपी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं संतों को संबोधित करते हुए कहा कि गोरखनाथ मंदिर के हमारे प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी, कालीबाड़ी के मोहन जी, श्री रविंद्र दास जी, चचाई राम के श्री महंत श्री पंचानंद पुरी जी, देवपाटन मंदिर के श्री महंत श्री मिथिलेश नाथ जी और जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के लिए समर्पित किया है, पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, सभी यहाँ पर उपस्थित संतजन, आचार्यगण, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक, महापौर, अन्य जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के पदाधिकारीगण, हृदय से बधाई देता हूं आप सबका हृदय से। आप देखते होंगे कि पर्व और त्योहारों की जो विशिष्ट परंपरा है, हर एक त्योहार को भारत के सनातन धर्म ने किसी विशिष्ट घटना के साथ जोड़ करके उस घटना को आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे प्रेरणादायी बनाया है। ये हमारे पर्व और त्योहार या सनातन धर्म की परंपरा में आयोजित होने वाले आयोजन, उसके उन सब की पुष्टि करते हैं। आप देखते होंगे अलग अलग पर्व और त्योहार हैं। हम रामनवमी के आयोजन के साथ जुड़ते हैं, हम बासंती नवरात्रि के साथ भी जुड़ते हैं, सावन के महीने में पूरा एक पक्ष हम पवित्र नदियों से जलाभिषेक करके पावन ज्योतिर्लिंगों का
जलाभिषेक करने के कार्यक्रम के साथ भी जुड़ते हैं, शारदीय नवरात्रि के साथ या शिवरात्रि के साथ, कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन, विजयादशमी, दीपावली, होली, मकर संक्रांति, यानी पर्व और त्योहारों की एक लंबी परंपरा है। नागपंचमी का भी आयोजन होता है। ये जितने भी आयोजन हैं, इस सृष्टि से जुड़े हुए किसी युगांतरकारी घटना से जुड़े हुए वे महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिसने मानव कल्याण के मार्ग में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया, या जीव सृष्टि की रक्षा में, उनके संरक्षण में जिन घटनाओं ने अपना योगदान दिया, वे किसी न किसी पर्व और त्योहार के रूप में हम सब के लिए स्मरणीय हो गए। ऐसे ही भारत की परंपरा में गुरु पूर्णिमा का भी अपना महत्व है। मुख्य रूप से हमने आदि गुरु के रूप में वेद व्यास को सम्मान दिया। उनकी पावन जयंती की जो तिथि है वह व्यास पूर्णिमा है, और व्यास पूर्णिमा ही गुरु पूर्णिमा भी है। गुरु पूर्णिमा के प्रति हर सनातन हिंदू धर्मावलंबी अपने जीवन में कुछ न कुछ प्रेरणा किसी न किसी से प्राप्त करता है। अपने माता पिता से प्राप्त करता है, अपने बड़े भाई बहन से प्रेरणा प्राप्त करता है, अपने बड़े बुजुर्गों से प्राप्त करता है, अपने स्कूली शिक्षक से प्राप्त करता है, या फिर अपने दीक्षा के गुरु से प्राप्त करता है। यानी उसके जीवन में माता पिता, भाई बहन, बड़े बुजुर्गों के साथ ही शिक्षा गुरु का भी और दीक्षा गुरु का भी उसके जीवन को बनाने में, उसको सजाने संवारने में अपना योगदान होता है। वो एक राह दिखा सकता है, और वह राह उस व्यक्ति को तय करना होता है कि उस राह पर कैसे और कितनी दूरी की यात्रा वह आगे बढ़ा सकता है। ऐसे ही व्यास पूर्णिमा की तिथि ही हमारी गुरु पूर्णिमा है। हम सब जानते हैं भारत का जो भी वैदिक ज्ञान है उसको लिपिबद्ध करने, हम सबके लिए सर्वसुलभ बनाने के लिए जिस एक युगांतरकारी ऋषि की सर्वाधिक भूमिका रही है वह है महर्षि वेदव्यास। कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में जो जाने जाते हैं। महाभारत जैसा ग्रंथ उन्होंने लिखा, वेदों की परंपरा को लिपिबद्ध करके प्रत्येक व्यक्ति के लिए सर्वसुलभ बना दिया। श्रवण की परंपरा से उसे हम सब के लिए भी सर्वसुलभ बना दिया। ये जो उपकार मानव सृष्टि पर और खासतौर पर सनातन हिंदू धर्मावलंबियों पर भगवान वेदव्यास का है, इसीलिए आप देखते होंगे व्यास की गद्दी भारत की परंपरा में सर्वोच्च गद्दी मानी गई है। कथावाचन का कार्यक्रम हो, आचार्य सभी लोग बैठते हैं, लेकिन व्यास को हमेशा महत्व दिया जाता है। यानी अगर हमारे मन में श्रद्धा नहीं है तो स्वाभाविक रूप से हम स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उस कार्यक्रम के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। इस श्रद्धा का भाव कहां से आता है? ये हमारी सोच से पैदा होता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमारी दृष्टि अच्छी नहीं होगी तो हमें सृष्टि भी अच्छी नहीं दिखाई देगी। इसलिए हमें सोच को ठीक करना होगा। सोच को ठीक करने का मतलब एक सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाना होगा। हमारी सकारात्मक सोच होगी तो हमें सब जगह सकारात्मकता ही दिखाई देगी। हमारी नकारात्मक सोच होगी तो हमें हर अच्छे कार्य में भी समस्या दिखाई देगी। लेकिन सकारात्मक सोच होगी तो बड़ी से बड़ी चुनौती में भी आपको समाधान दिखाई देगा। और जहां समाधान है
वहीं पर आगे बढ़ने के लिए ही रास्ता है। जहां हमें हर कार्य में समस्या दिखाई देती है, कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है, आप देखते होंगे, जो कभी अच्छा सोच नहीं सकते। जब अच्छा सोच नहीं सकते तो अच्छा कर भी नहीं सकते। वे हर एक कार्य में कुछ न कुछ समस्या गिना देंगे और उसके लिए उन्हें 10 बहाने मिल जाते हैं। यानी अगर समाधान की तरफ आपको बढ़ना है तो उसके लिए बहाना कोई मायने नहीं रख सकता। उस समय बहाना नहीं बन सकता। अगर हमें समाधान की तरफ बढ़ना है तो हमें समाधान को ही आगे लेकर के चलना होगा, समस्या को नहीं। जब हम किसी कार्य को करने के पहले समस्या गिनने लग जाएंगे तो आप समाधान तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और जो नकारात्मक सोच के लोग होते हैं वे हमेशा 10 बहाना ढूंढ करके समस्या गिनाने लग जाएंगे। लेकिन जिन्हें समाधान करना होता है वे बहाना नहीं ढूंढेंगे, वे समस्या नहीं गिनाएंगे, वे समाधान दे देंगे। इस कार्य को ऐसे इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता, और जो मैंने 5 श्रेणी आपके सामने गिनी है, यही 5 श्रेणियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को सही रास्ता दिखा सकते हैं। उसके स्वयं के माँ बाप, माता पिता, वे सबसे पहले गुरु हो गए। उनके स्वयं के भाई, बड़े भाई, बड़ी बहन, ये उनके दूसरे गुरु हो गए परिवार के अंदर ही। उनके स्वयं के समाज के प्रबुद्ध जन, बड़े बुजुर्ग, कोई भी हो, बड़ा बुजुर्ग कोई भी हो, महाजन एन गतः सपंथ की बात जब हम करते हैं तो महापुरुष समाज का कोई भी, किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा का हो सकता है, वो हमारा मार्गदर्शक हो सकता है। वह जो राह दिखाए वह भी हमारे लिए अनुकूल हो सकता है, जो समाज के अनुकूल है वह हमारे अनुकूल है। 5वां, शिक्षा का गुरु, जो आपको विद्यालय में अक्षर ज्ञान से लेकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। और 5वें प्रकार के जो आपके दीक्षा के गुरु हैं, जो आपके जीवन को और भी उन्नत बनाने के लिए, जो सनातन हिंदू धर्म की परंपरा है, उस परंपरा के अनुरूप आगे बढ़ने में आपका योगदान दे सकता है। 5 श्रेणी के इन महापुरुषों का मार्गदर्शन किसी न किसी रूप में हम सबको प्राप्त होता है। और याद रखना, अवसर सबको प्राप्त होता है। उस अवसर को अपने अनुरूप और समाज के अनुकूल बना करके आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही जीवन में हमेशा सफल होता है। और उस हर चुनौती को अपने अनुकूल और समाज के अनुकूल बनाने के लिए ही हम सबको सदैव समाधान की तरफ बढ़ने की दिशा में हम प्रयास करेंगे तो जीवन में हमें सदैव सफलता प्राप्त होगी। यह देश आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा। आजादी का ही यह अवसर है जो हमें इतने बड़े आयोजन के साथ बिना किसी औपचारिकता के शामिल होने का अवसर दे दे रहा है। हमें बोलने की स्वतंत्रता है, अपने अनुसार अपनी चर्या को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता भी है, धार्मिक स्वतंत्रता भी है, हमें अपने अनुरूप जीने की, आगे बढ़ने की पूरी स्वतंत्रता भी है। सभी प्रकार के अवसर हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये भारत की आजादी के कारण ही हो पा रहा है। याद करिए, क्या नहीं थी, अब से अपने अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं थी। हमारा अपने देश का संविधान नहीं था, हमें ब्रिटेन की मर्जी से काम करना होता था। भारत को अपनी किसी भी प्रकार की आजादी नहीं थी। जो मौलिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक होता है वो उस समय किसी को नहीं थी। और इसीलिए यह देश जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, आजाद
भारत ने फिर कहा कि नहीं, अब हम किसी के संविधान से नहीं बल्कि अपने देश की भावनाओं के अनुरूप अपना संविधान बनाएंगे और उसके अनुरूप अपना देश का संचालन भी करेंगे। स्वतंत्र भारत ने अपना संविधान भी बनाया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को अंगीकार भी किया। इससे पहले 26 जनवरी 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान को हमने स्वीकृति भी दी, संविधान सभा ने स्वीकृति भी दी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में भी पूरे देश के अंदर मनाना प्रारंभ किया, जिससे भारत की हर एक पीढ़ी को, वर्तमान और भावी पीढ़ी को अपने वर्तमान और अपने अतीत की जानकारी भी प्राप्त हो सके। संविधान दिवस पर देश के संविधान के प्रति शपथ लेकर के हम लोग न केवल अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में बल्कि मौलिक अधिकार के साथ साथ उन कर्तव्यों के बारे में जो एक नागरिक के रूप में, भारत के एक नागरिक के रूप में हमारे होने चाहिए, उन सब की शपथ भी हर भारतवासी लेता है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारी ये पीढ़ी आजादी के 75 वर्ष की इस आयोजन की साक्षी बन रही है। जिन लोगों की उम्र 80 साल, 85 साल, 90 साल होगी, उन्हें 1947 के पहले की स्मृतियां याद होंगी। उस समय किस प्रकार की परिस्थितियां हुआ करती थी। कहीं पर भारत के नागरिकों का कोई बड़ा जमावड़ा हुआ, पता लगा ब्रिटिशर के द्वारा वहां पर गोलियां चला दी जाती थी। चोरी चोरा की घटना ऐसे भी। अवैध वसूली के खिलाफ जब गोरखपुर के चोरी चोरा क्षेत्र के किसानों ने, मजदूरों ने आवाज बुलंद की तो उन पे गोलियां चला दी गई। जब उन लोगों ने अपनी बात को लेकर के थाने का घेराव किया, वहां उन्हें भून दिया गया। यही तो होता था, यही तो चोरी चोरा की घटना थी। और उसके बाद किसान और यहाँ के श्रमिकों का आक्रोश जब सामने आया तो चोरी चोरा की घटना के रूप में देश के अंदर, भारत के इतिहास में उतने विख्यात। यही गोरखपुर में हुआ था 4 फरवरी 1922 को। यही गोरखपुर था जहां पर शहीद बंधु सिंह को फांसी दी गई थी। शहीद बंधु सिंह ने 1857 में भारत की स्वाधीनता के लिए, उस समय पूरे देश के अंदर आजादी के लिए जो आवाजें उठ रही थी, उसका नेतृत्व शहीद बंधु सिंह समेत तमाम अन्य ऐसे महापुरुषों ने 1857 में भी गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में उसकी क्रांति की लौ को जलाया था। कहीं शहीद मंगल पांडे के नेतृत्व में ये लड़ाई आगे बढ़ी थी। पश्चिम में अगर आप जाएंगे, मेरठ में धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में ये क्रांति की लौ आगे बढ़ी थी। कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंदर इस लड़ाई को लेकर के देश की स्वाधीनता के लिए लड़ रही थी। अलग अलग क्षेत्र में कोई देश का कोना ऐसा नहीं बचा था जहां पर देश की आजादी के लिए लोगों ने अपने आप को बलिदान न किया हो, आगे बढ़ करके कार्य न किया हो। गोरखपुर में ही 1942 में डोहरिया में भी घटना घटित हुई थी। यानी हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन में, गांधी जी के आंदोलन में भारत शामिल हो रहा है। और अगर गोरखपुर के एक छोटे से गांव के लोगों ने इस आंदोलन में सहभागी होने का अपने को जोड़ा और एक जुलूस निकल रहा है, तो उसी में पूरा डोहरिया गांव समाप्त कर दिया गया, जला दिया गया। दर्जनों लोग मार दिए गए, झूठे मुकदमे में फंसा दिए गए। यही विदेशी हुकूमत का शासन होता है। वे अत्याचार करते थे, अन्याय करते थे, हमारी आवाज को आगे बढ़ने नहीं देते थे। इसमें अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद लाड़ी, इन सभी क्रांतिकारियों ने एक योजना बना करके ट्रेन रोकी और खजाना लेकर के
और उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिशर के खिलाफ अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे, काकोरी कांड के नाम पर। ये सभी क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी। चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज में शहीद हुए थे, लेकिन शेष अन्य को, किसी को गोरखपुर में, किसी को गोंडा में, किसी को अयोध्या में, किसी को नैनी में, अलग अलग जगह फांसी हुई थी। के लिए देश अब कार्य करना प्रारंभ करेगा और उसमें भी मेरा देश वैभवशाली हो, मेरा देश दुनिया का समृद्धतम देश हो, मेरा देश दुनिया के सबसे ताकतवर देश हो। ये कौन ऐसा भारतवासी होगा जिसके मन में इस प्रकार की भावना नहीं? और भारतवासी जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है पूरी राष्ट्र निष्ठा के साथ कार्य करना अगर प्रारंभ कर दे तो अमृत महोत्सव वर्ष की सार्थकता भी होगी और आगामी 25 वर्षों की एक कार्य योजना जो पूरे देश के लिए लागू होनी है, उस कार्य योजना के साथ हम सब भी जुड़ेंगे। मान और शान के प्रतीक, भारत के प्रतीकों का भारत के अंदर सम्मान होना चाहिए। भारत का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगीत, भारत का आन मान शान का प्रतीक तिरंगा, भारत का संविधान, इन सब के प्रति सम्मान का भाव हर भारतवासी के मन में होना चाहिए, क्योंकि ये प्रतीक केवल प्रतीक नहीं है, ये राष्ट्र की प्रेरणा है। हमारे आगे बढ़ने के लिए हमारा एक दिग्दर्शन है और उस कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ना होगा और उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए ही आजादी का यह अमृत महोत्सव हम सब के लिए अत्यंत मायने रखता है। हर व्यक्ति अगर अपने अपने दायित्वों का निर्वहन अपने क्षेत्र में करना प्रारंभ कर दे, देश पिछले 8 वर्ष के अंदर जिस तेजी के साथ दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर अग्रसर हुआ है, कोई कारण नहीं कि यह आने वाली सदी भारत की सदी होगी। किसान अगर ईमानदारी के साथ अपनी खेती बाड़ी के कार्य को कर रहा है और कृषि उत्पादन में कुछ नए शोध करके नवाचार के साथ अपनी कृषि को जोड़ता है, वास्तविक राष्ट्र के प्रति उसकी सेवा है। एक श्रमिक अपना पसीना बहा करके कार्य कर रहा है, ये भी उसकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा है। एक शिक्षक अगर स्कूल में जाकर के ईमानदारी के साथ अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का काम कर रहा है, अध्यापन के कार्य को ईमानदारी के साथ कर रहा है, यह भारत के प्रति उसकी अटूट निष्ठा का प्रमाण है। एक छात्र अगर ईमानदारी के साथ अपनी क्लास में पढ़ता है और ईमानदारी के साथ स्कूल के अनुशासन को मानते हुए उन सभी गतिविधियों में सहभागी बनता है, ये उसकी अपने राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा का प्रमाण होता है। एक सरकारी कर्मचारी हो या किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, कलाकार हो या फिर व्यापारी हो, अधिवक्ता हो, जो भी अपने अपने फील्ड में पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रहा है, यह राष्ट्र के प्रति उसकी अटूट निष्ठा का प्रमाण भी है। बुखार को स्वच्छ भारत अभियान ने और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में कार्यक्रम बढ़ाए हैं, 95% मौतों को नियंत्रित किया जा चुका है। जनता का शासन प्रशासन के सहयोग के साथ सहयोग बना, बीमारी नियंत्रित हो गई। लेकिन जब लोग गंदगी में रहते थे, स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं थे, तो इसी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 1200 से 1500 बच्चों की मौत होती थी। गांव में जो व्यक्ति बीमार है, जो बच्चा बीमार है, वहां मौत हो रही वो अलग सी है। एक लंबी श्रृंखला खड़ी होती थी। बंद किया सरकार ने अपने स्तर पर व्यवस्था की और परिणाम क्या रहा? 95% मौत को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें केवल सरकार ने ही योगदान नहीं किया, जनता का भी सहयोग लिया गया, सभी लोग जुड़े, परिणाम सबके सामने आ गए। जब भी टीम वर्क होगी, सबकी भावनाएं एक जैसी कार्य करती हुई दिखाई देगी, परिणाम हमारे अनुकूल आएगा। जब भी अलग अलग हमारी सोच होगी, अलग अलग दिशा में हर व्यक्ति जाएगा, परिणाम हमेशा प्रतिकूल हो जाएगा।
और इसलिए एक दिशा में सोचना, एक साथ चलना, एक साथ मिलकर के कार्य करना और लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अहर्निश प्रयास करना, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और हम लोगों ने इसको किया। स्वच्छ भारत मिशन की कीमत को हम लोग समझ सकते हैं। जो आज से 4 साल पहले गोरखपुर में ही गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर के हजारों बच्चों की मौत को अपनी आंखों के सामने देखते थे। आज स्वच्छ भारत मिशन जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी के एक विजनरी अभियान ने उन मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर दी। कार्यक्रम हमारे बनने चाहिए। किसी दिन विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, किसी दिन अलग अलग तबके के कलाकार अलग अलग चौराहों पर महापुरुष आजादी के विभिन्न घटनाओं की स्मृति में देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ करके सांस्कृतिक और राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रमों के साथ अपने आप को जोड़े। अलग अलग तबके के लोगों के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम, और यह सुनिश्चित होगा हर घर पे तिरंगा लहराएगा। हर भारतवासी अपने घर पे तिरंगा लहराएगा और भारत के आन बान और शान के प्रति, तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करेगा। तो स्वाभाविक रूप से आगामी लक्ष्यों को प्राप्त करने के संकल्पों के साथ हम सब जुड़ पाएंगे।